एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर्स। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? मुझे कमेंट्स में अपना हालचाल बता दो और कैसी चल रही है पढ़ाई, है ना? मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। तो आज आज क्या लेके आई हूँ मैं आपके लिए? आज मैं आप लोगों का सबसे आपको जो लगता है ना कि चैप्टर बोरिंग है, ज्योग्राफी तो अच्छी नहीं लगती, मैं आपको ज्योग्राफी से प्यार कराने आई हूँ स्टूडेंट। साफ बता रही हूँ मैं आपको ज्योग्राफी से प्यार हो जाएगा इस लेक्चर के बाद इतना अच्छे से। जो आपका पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। अब से हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगी, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छे से हम रिवीजन करने वाले हैं। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। विद इन मे बी 20 to 25 मिनट्स में मैं आप ट्राई करूँगी कि मैं आपको पूरा चैप्टर ऐसे समझा दूँ कि आप कहोगे कि वाह मज़ा आ गया, है ना? बढ़िया से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हमारे पास चैप्टर है, पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाऊँगी कि आप कहोगे कि मज़ा आ गया। ठीक है, चलो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, पहले हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आता है ना, बढ़िया लगती है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी चीज़ है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर का नेम ही देखें तो वो है रिसोर्सेज और उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो रिसोर्सेज होते क्या हैं? तो ये जो आपकी क्लास 10th की ज्योग्राफी है, ये इसमें क्या है, हम सभी रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। पहले से लगाकर सारे चैप्टर, हर एक चैप्टर में हम कोई ना कोई रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये रिसोर्स है क्या? तो रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है कि एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स provided it should be technological accessible, economically feasible and culturally acceptable is called रिसोर्स। यानी कि क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है वो रिसोर्स है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड ज़मीन के अंदर पाया जाता है, तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कल्चरली एक्सेप्टेबल कैसे है कि लोग हैं वो कल्चर में हमारे गोल्ड की ज्वेलरी बना, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब लोगों के पास इतना धन है कि वो सोना खरीद सकते हैं। तो ये सब होगी रिसोर्स की डेवलपमेंट। अब ये यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं, मेन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब जो नेचर में ना ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी, एंड इन दिस प्रोसेस दे क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। इन दिस वे जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि खुद में एक ग्रेटेस्ट रिसोर्स है, वो और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। बस इतना है कि ह्यूमन रिसोर्स दूसरी टेक्नोलॉजी और स्किल्स का मदद करके इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करके दूसरे रिसोर्सेज को एक्सेसिबल बनाता है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा था, उसके बाद कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले हमने देखा था ओरिजिन, कुछ होते हैं बायोटिक, कुछ होते हैं एबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। देन एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि वो ख़त्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने देखा। ठीक है, उसके बाद ओनरशिप यानी कि वो चीज़ किसकी है, कौन मालिक, कौन मालिक या तो इंडिविजुअल है, कम्युनिटी बेस्ड है, नेशनल है यानी कि वो कंट्री का, या इंटरनेशनल यानी कि सभी कंट्रीज़ का है। देन उनका डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, यानी कि पोटेंशियल, यानी कि वो डेवलप हो सकते हैं, वो डेवलप हो चुके हैं, या फिर वो अभी रिजर्व्स ही हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही आपके अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और अगर हमने उनका इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हमने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं किया तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर सवाल आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है। क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो सकता है फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीडी इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के, लालची लोगों के लिए।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। और क्या है ना, जो रिसोर्सेज है वो सोसाइटी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ लोगों के पास तो रिसोर्सेज हैं तो वो अमीर हो गए, और जिनके पास नहीं है वो गरीब हो गए हैं। अकोमोलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑफ फ्यू हैंड्स हैव डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। देन क्या है ना कि बहुत ज़्यादा क्योंकि यूज़ हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, इस वजह से इट हैज़ ऑल्सो लीड टू मैनी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो अब हम ठीक है, हमें समझ आ गया कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हो रही है। अब कैसे किया जाए डेवलपमेंट को? तो अगर हमें एक सस्टेन्ड वे ऑफ लाइफ जीनी है ना, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है उसे आप घोट के भी जाना बच्चों, घोट के मतलब लिटरली घोट के भी जाना, क्योंकि ये पूरे आपके ज्योग्राफी में काम आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मतलब। यानी कि आज जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना, वो इतना डेवलपमेंट मत कर लो कि आपके आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही ना, इतना भी डेवलपमेंट मत कर लेना, ठीक है। तो यही मतलब है कि हमें सस्टेन तरीके से ज़िंदगी जीनी होगी। इसके बाद एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में बताया गया है, जो कि 1992 ब्राज़ील में हुआ था, जून 1992 में हुआ था। इसमें क्या है, 100 देशों के जो हेड्स थे वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मिले थे और उनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो उन सब के प्रॉब्लम्स पर डिस्कस किया था। और रिजल्ट क्या निकल के आया था कि जो हर कंट्री है, जो सारे हैं कंट्रीज़ है, वो एजेंडा 21 अडॉप्ट करेंगे फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन क्या था, एक मीटिंग हुई थी ना रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, अर्थ समिट एक मीटिंग थी। उसका आउटकम क्या निकल के आया था? आउटकम निकल के आया था एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 हो गया उसका आउटकम, जिसमें क्या था कि जो क्या है उनका मेन गोल क्या था एजेंडा 21 का, टू कॉम्बैट पॉवर्टी, रिड्यूस डिसीजेज एंड पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल डैमेज को सही करना। और सभी इसमें क्या है, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स है वो खुद अपना लोकल एजेंडा 21 ये कहोगे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर का एक हिस्सा हुआ कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है, का ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। यानी कि रिसोर्स है ना, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री में, यानी कि कहीं बहुत ज़्यादा कोई रिसोर्स है तो दूसरी जगह वो रिसोर्स नहीं है। जैसे कि अगर राजस्थान में देखें तो विंड एनर्जी और जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, बट वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा कम है। अरुणाचल प्रदेश जो आपका स्टेट है, वहाँ पर वाटर रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि रिसोर्सेज है ना, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हम सभी को एक इक्वल वे ऑफ लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ हम दे पाएँ। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया वो 3 स्टेप्स में होती है, वो हमें अच्छे से याद रखनी है कि व्हाट आर दी 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो है कहाँ कहाँ, आइडेंटिफाई करते हैं और हम देखते हैं कि रिसोर्सेज कंट्री में कहाँ कहाँ है, उनकी क्वालिटी देखते हैं, उनकी क्वांटिटी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन 100 ग्राम ही सोना निकल रहा है, तो वैसा वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें रिसोर्स मिल गया कि हाँ यहाँ ये रिसोर्स मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हैं विच इज़ इंडोर्ड विद प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि हमें पता चल गया ठीक है यहाँ पर कोयला है, यहाँ इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में इस जगह पर बहुत ज़्यादा कोयला है, हम क्या करेंगे फिर वहाँ पर माइन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर मशीनरी लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, तो वो क्या होगा, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगला क्या है ना कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है इट शुड बी मैचिंग विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ भी मैच करना चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान से ही हम हमारे क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये बताया गया इसमें कि रिसोर्सेज का सिर्फ अवेलेबिलिटी ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज होने से डेवलपमेंट नहीं होगा, रिसोर्सेज के साथ साथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, स्किल लेबर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हमने आगे देखा था कि रिसोर्सेज हैं वो एक फाइनाइट है, अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए उनका कंजर्वेशन करना भी ज़रूरी है।
इस रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। यानी कि हमारे पास लोगों की ज़रूरत के लिए तो पर्याप्त मात्रा में सामान है, लेकिन किसी के लालच के लिए हमारे पास सामान नहीं है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि जो मास प्रोडक्शन है इट शुड बी रिप्लेस बाय प्रोडक्शन बाय मासेस। यानी कि बहुत ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है डेवलपमेंट के लिए, हमें सिर्फ उतना प्रोड्यूस करना है कि जितना लोगों को ज़रूरत है। दैट इज़ प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, ना कि मास प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने ये यहाँ पर थोड़ा फैक्ट्स वगैरह हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम अगर देखते हैं तो इस चैप्टर में हमें दो रिसोर्सेज के बारे में बताया गया, एक है लैंड रिसोर्स और एक है सॉइल एज अ रिसोर्स। यानी कि ये दोनों हैं, ये कैसे ज़रूरी है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो लैंड है ना, वो रिसोर्स क्या होता है, मैंने कहा ना जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। तो ज़मीन है, लैंड है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वो हमारी कितनी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लैंड इज़ अ वेरी वाइटल रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसे है, क्योंकि जो वेजिटेशन हो गया, हम जो खाना उगाते हैं, जो फसल है वो ज़मीन से उगती है, हम रहते ज़मीन पर हैं, ट्रांसपोर्टेशन सारे ज़मीन पे चलता है, कम्युनिकेशन मतलब A to Z सारे काम तो ज़मीन पे ही हो रहे हैं, लैंड पे ही हो रहे हैं। तो लैंड एज अ रिसोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन इटसेल्फ। ओके, तो रिसोर्स है बट लैंड है वो एक सीमित मात्रा में है। लैंड हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है और हमें जितनी भी ज़मीन मिली है हमें उसे का पर्याप्त इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ध्यान रखना होगा कि वो जो ज़मीन है वो ख़राब ना हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, यानी कि लैंड तो फाइनाइट है बट विद इनफाइनाइट नीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हमारे इंडिया में देखें तो अलग अलग तरह की लैंड पाई जाती है। अलग अलग तरह की लैंड कैसे, कुछ हमारे पास माउंटेन है, प्लेट्यूज भी है, पहाड़ भी है। माउंटेन्स यानी कि ऐसे माउंटेन्स, प्लेन यानी कि सतल समतल एरिया, और प्लेट्यू का मतलब होता है जैसे टेबल टॉप वाला एरिया, ऐसे ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ लेकिन ऊपर प्लेन है। ठीक है, इस तरह का हो गया प्लेट्यू। अब हमें बताऊं तो मैं आपको, इंडिया में 43% प्लेन एरिया है, 30% क्या है माउंटेन्स और 27% प्लेट्यू है। अब इन तीनों का ही अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। जैसे कि इनमें सवाल आ जाता है कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। जो प्लेन है वो क्या है ना, एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो फसल है वो प्लेन्स पर ही उगाई जाती है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो जो माउंटेन्स हैं वो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि अगेन इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी होते हैं। और माउंटेन से ही बहुत सारी नदियाँ निकल रही होती है तो पानी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। और जो प्लेट्यू है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये अगर हमारा इंडिया है, मेरे को इतना अच्छा से मैप तो नहीं बनाना आता बट ठीक है, अगर ये इंडिया है तो ये आपका प्लेट्यू वाला रीजन हो गया, ये आपका माउंटेन वाला रीजन हो गया, और ये जो इतना एरिया बच गया ये आपका प्लेन वाला एरिया हो गया। इस तरह से होता है। ये मेरा इंडिया का मैप कम सॉफ्ट ही ज़्यादा लग रहा था बट ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन हमने देखा कि जो लैंड जितनी भी है हम उसको कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। जितनी भी हमारे पास इंडिया में लैंड है हम उसको किस किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट में है, जंगल कुछ ज़मीन है, ऐसी कुछ ज़मीन है जिसको हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं करते, यानी कि जहाँ पर हम खेती नहीं करते। जैसे कि कुछ ज़मीन है वो बंजर पड़ी हुई है, बैरन यानी कि बंजर ज़मीन भी है जहाँ पर खेती हो ही नहीं सकती है। कुछ ऐसी ज़मीन भी है जहाँ पर खेती इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर और चीज़ें हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, रोड है, फैक्ट्रीज बनी हुई है, तो वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता। और अगला है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में, जैसे कि कुछ पेस्चर लैंड होती है, यानी कि जहाँ पर क्या है भेड़ बकरियों के लिए चारा उगाया जाता है तो वहाँ पर खेती नहीं होती। कुछ मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स उगाए जाते हैं, है ना, जैसे कि मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स यानी कि जहाँ पर कैसे कोई खेजड़ी के पेड़ उग गए, कहीं कोई बेरिए के पेड़ उग गए, तो वैसे वाली चीज़। और कुछ होते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जैसे होता है हमारे तो दादा की ज़मीन पड़ी हुई है, पड़ी रहने दो यार, उस पर नहीं खेती करते हैं, तो वो वाली लैंड हो गई। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसी ज़मीन जो कि 5 सालों तक जिस पे खेती नहीं हुई होती है उसे आप कल्चरेबल वेस्ट लैंड कह देती हूँ। उसके बाद अगली है फैलो लैंड। फैलो लैंड में भी दो तरह की फैलो लैंड होती है, करंट फैलो और एक अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो वो होती है जो कि 1 साल या 1 साल से कम बिना खेती के रखी गई, और ऐसी ज़मीन जिसपे 1 से 5 साल तक खेती ना हो उसे आप अदर देन करंट फैलो कहते हो। अगला है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है, जहाँ पर एक बार भी अगर ज़मीन पर कोई फसल उगाई गई, ये मान लो खेत है, इस पर अगर हमने एक बार भी अगर फसल उगा दी ना तो वो नेट सोन एरिया हो गया उतना। ठीक है,
और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, मान लो ये इतनी ज़मीन पे मैंने उगाया, ठीक है, ये हो गया। अब अगली जो मैंने 6 महीने में फसल काट के उगा ली, उसके बाद मैंने सोचा कि अगली राबी सीज़न आया तो मैंने कहा आधे खेत पे ही उगाते हैं, इतना ज़्यादा पानी नहीं है, तो ये जो हुआ, ये पहले वाला पूरा खेत और प्लस इतना खेत, ये टोटल मिलकर ग्रोस क्रॉप्ड एरिया हो जाते हैं, ठीक है। नेट सोन एरिया, अब सबसे ज़्यादा अगर हम इंडिया में देखें तो जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया के अंदर ही ऑक्यूपाई है। लैंड यूज़ पैटर्न है, इस पर ऐसा कोई सवाल आते नहीं है आपको, बट ज़्यादा थोड़ा मोटा मोटी बताऊँ तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग तरीके से लैंड यूज़ होते हैं, कहीं पेस्चर्स में, कहीं कोई फॉरेस्ट में, अलग अलग हमने देखा। तो इंडिया में अगर देखें तो हमारे पास 93% जो लैंड एरिया उसका डेटा है हमारे पास। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में जो परमानेंट पेस्चर की जो लैंड है वो भी कम हुई है। लोग हैं वो अब उतनी भेड़ बकरियां ज़्यादा नहीं रखते हैं, उन्होंने कम कर दिया है। और अगर हम देखें तो जो नेट सोन एरिया है वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, यानी कि जैसे पंजाब में तो क्या है ना, 80% से भी ज़्यादा जो ज़मीन है वो खेती के लिए यूज़ की जाती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 10% से भी कम ज़मीन है वो खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब अगर हम देखें, जैसे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि एक कंट्री का जो टोटल लैंड एरिया उसमें से 33% पे फॉरेस्ट होना चाहिए, बट हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट इट इज़ ओनली लाइक, मैं फॉरेस्ट देखें अगर हम, सो नेट सोन एरिया अगर आप देखो, इसमें देखा है ना, ये ग्रीन सा है, तो ये नेट सोन एरिया, तो नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम फॉरेस्ट देखते हैं तो फॉरेस्ट है 18% है, 23% ही है, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पर बताया है ना, फॉरेस्ट ब्लू वाला, डार्क ब्लू वाला, तो देखो सिर्फ 23% ही है, लेकिन होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ से इतना ही है। अगर हम आगे देखें लैंड डिग्रेडेशन और उसके कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या है, यानी कि लैंड है ना वो ख़राब हो रही है, उसकी क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। कैसे हो रही है, बंजर हो रही है ज़मीन, जो लैंड है वो अनफिट हो रही है कल्टिवेशन के लिए। क्यों हो रही है, उसके कॉजेज़ क्या है और उसके कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या हैं। तो उसके कॉजेज़ हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, इस वजह से क्या है, लैंड ख़राब हो रही है, ज़मीन ख़राब हो रही है। ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो जानवर है वो बहुत ज़्यादा घास खा रहे हैं, तो वो क्या है, जब वो खाते हैं ना तो वो जड़ से पकड़ के पूरी घास को खींच के खा लेते हैं, तो उससे क्या है ना कि जो ज़मीन है ना वो बंजर हो जाती है। अगले माइनिंग होती है तो क्या है, ज़मीन को पूरा खोद दिया जाता है और उसके बाद उसे खाली छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या है, पूरी ख़राब हो जाती है ज़मीन, वहाँ पर फिर खेती नहीं की जा सकती। ये सब भी बहुत सारे, ये सारे आपके कॉजेज़ हो गए लैंड डिग्रेडेशन के। जैसे कि माइनिंग साइट्स हैं वो उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो उससे होता है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, जहाँ पर आपके कोल वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे माइनिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर माइनिंग से डिफॉरेस्टेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग के कारण, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाली रीजन में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरीगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो वहाँ पर क्या है ना, बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो क्या है ना, लोग ज़्यादा इरिगेशन करते हैं, जितनी फसलों को ज़रूरत नहीं उससे भी ज़्यादा पानी देते हैं, ठीक है। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती है ना कि चूना पत्थर है वो, उससे जब पीसा जाता है, उसकी जब ग्राइंडिंग होती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होती है। जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, तो उस वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब हमें प्रॉब्लम्स का पता चल गया, तो उनकी सॉल्यूशन क्या होगा। जो प्रॉब्लम है ना उन्हीं का उल्टा कर दोगे ना, जो प्रॉब्लम्स है उन्हें नहीं करोगे तो वो अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि ओवर इरिगेशन अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि कंट्रोल तरीके से इरिगेशन किया जाए। अगर ओवर ग्रेजिंग एक प्रॉब्लम है तो कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग एक उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हमने देखा कि जैसे जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, अगर उससे पोल्यूशन हो रहा है, उससे अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हमें उस वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा। मतलब वो दिन है तो वो रात है, मतलब इस तरह से करके। डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है, यानी कि जंगल कटने से अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ उगाने से आप लैंड डिग्रेडेशन को सही कर सकते हो। तो ये हो गए लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ और ये हो गए उसके कंजर्वेशन की टेक्निक्स, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें
तो सॉइल एज ए रिसोर्स हम देखने वाले हैं। अभी हमने देखा कि लैंड एज ए रिसोर्स, अब सॉइल एज ए रिसोर्स देखें तो सॉइल अब एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, और सॉइल बनने में ना मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लग जाते हैं, थोड़ी सी कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में भी बहुत मुश्किल से मिट्टी बनती है, पत्थरों के टूटने से मिट्टी बनती है। और जो फॉर्मेशन है ना, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है, तो जैसे कि कैसा रिलीफ है, यानी कि वो लैंड माउंटेन पे बनी है, प्लेट्यू पे बनी है, मतलब कहाँ पर बनी है उस पर डिपेंड करता है। उसकी बेड रॉक यानी कि जिस पत्थर पे वो मिट्टी बनी है उसका नेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है, और ग्लेशियर, वाटर, विंड, एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है। 1-2 नंबर का कभी सवाल आ जाता है, मतलब थोड़ा ध्यान रखने ना, ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखें, यानी कि इंडिया में बहुत तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं, बहुत तरह की, है ना। अभी हमारे चैप्टर में 6 तरह की सॉइल्स हमें बताई गई हैं। तो बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है कि इतनी सारी सॉइल्स को कैसे याद किया जाए, तो बहुत ईजी है, आप एक चार्ट बना लेना हमें सभी सॉइल्स का। अगर आप चाहते हो कि वो चार्ट है ना, मैं जैसे सारी सॉइल्स का एक चार्ट बना कर कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, या फिर एक वीडियो ले आऊँगी स्पेशली, आप उसमें बता देना। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे वैसे डाल दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको सॉइल्स का चार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं उस हिसाब से ले आऊँगी, वरना मैं क्यों बनाऊँ, मैं क्यों मेहनत करूँ अगर आपको चाहिए ही नहीं तो, है ना। तो आप बता देना। और अब 6 तरह की सॉइल्स बताई गई है, मोटा माटी थोड़े थोड़ी चीज़ें याद कर लेना, वैसे इसमें ज़्यादा MCQ के आने सवाल रहते हैं। और एलुवियल सॉइल और लेटराइट सॉइल है, वो 2 इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़्यादा याद रख लेना। तो एलुवियल सॉइल की अगर मैं बात बताऊँ ना, तो इसमें मैं जल्दी जल्दी से आपको रिवाइज करा देती हूँ सारी तरह की सॉइल्स। तो एलुवियल सॉइल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फर्टाइल, वाइडली इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल इंडिया में एलुवियल सॉइल ही है। जो सारे नदर्न प्लेन्स है वो एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं। और एलुवियल सॉइल किससे बनी है? इट इज़ फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, जैसे कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, हिमालयन रिवर्स है ये तीनों, इन तीनों ने मिलकर पूरा एलुवियल सॉइल बनाया है। और ये मेनली नदर्न प्लेन्स में पाई जाती हैं, और कुछ पेडमेंट जोन्स या फिर कुछ जो कॉर्नर्स में आपके पाए जाते हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान की बेल्ट में पाए जाते हैं। अगर आपको बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, और इसके अंदर इट इज़ रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपका पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सब हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब में ये रिच है, बहुत ही अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है। और ये इसमें फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है? तो वो पैडी उगाई जाती है, वीट उगाई जाती है, देन शुगर केन, ये सारे उगाए जाते हैं। बढ़िया सॉइल है। इसकी क्या है ना, 2 तरह की एलुवियल सॉइल होती है, खादर होता है, एक भांगर होता है। खादर यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं, जिसमें जो ग्रेन्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। और एक होती है भांगर, भांगर यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल का भांगर कहते हो, वो क्या होती है? लेस फर्टाइल होती है, थोड़ी कोरस होती है, इस तरह से होती है। ये सब आपको मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और ये जैसे एलुवियल सॉइल है वो आपकी जो डेल्टिक एरियाज़ होते हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी, वहाँ पर भी पाई जाती है। इतना ही है, इतना मेनली इतना ही पढ़ लेना बहुत है। ब्लैक सॉइल का अगर मैं आपको बताऊँ तो ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है, और ये मेनली कॉटन के लिए सूटेबल होती है, कॉटन इसमें ग्रो किए जाती हैं। ये डेक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू, और मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, वहाँ पर आपका मेनली पाया जाता है, जैसे कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र, जो आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका मेनली पाई जाती है ब्लैक सॉइल। और ये कॉटन के लिए फेमस है, कॉटन उगाई जाती है। ये क्लेई टेक्सचर होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी बहुत बढ़िया होती है ना। और ये स्टिकी होती है नेचर में, ये सब पाया जाता है ना। और ये कैसे बना है? लावा डिपॉजिट से बना है। देन जो इट इज़ रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, बट इट इज़ पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, इसमें थोड़ा कम होता है। ये मैप है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फिर भी आप देख लेना, थोड़ा रिवाइज कर लेना। और इसका एक्स फैक्टर क्या है ना, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि क्या है ना, जब हॉट वेदर होता है ना, तो ये लैंड है ना वो फट जाती है। यानी कि ये देखो, ये इमेज में दिखाई गई है ना, इस तरह से ये क्या करते हैं ना, सॉइल को अपनी मॉइस्चर कैपेसिटी को होल्ड करने में मदद करते हैं। ये सब हो गया। अगला आपको मैं बताऊँ रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल क्या है? इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे ये बनती है, जो आपकी
रेड एंड येलो सोइल है, और ये लो रेनफॉल वाले एरियाज में पाई जाती है। ये ईस्टर्न और सदर्न प्लेट्यू पे पाई जाती है, कुछ जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे वाले रीजन्स में ये पाया जाता है। वेस्टर्न घाट्स के भी पेडमेंट जोन पे ये पाया जाता है। ये सब हो गया। और ये रेडिश कलर क्यों होते हैं? बिकॉज द डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से ये रेड कलर की होती है। अगर जब जो डिफ्यूजन ऑफ आयरन अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाता है तो वो येलो कलर की हो जाती है। लेटराइट सॉइल अगर हम देखें तो लेटराइट सॉइल इट इज़ फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग से जो बनती है। लीचिंग यानी कि जो सॉइल की जो टॉप लेयर है उसका बह जाना, टूट जाना, उससे आप क्या कहते हो? लीचिंग कहते हो। यहाँ ये कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जो ट्रॉपिक एरिया होता है, जो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, उस वजह से क्या होता है? जो टॉप सॉइल की जो टॉप लेयर है वो बह जाती है। तो इस वजह से जो लेटराइट सॉइल है वो आपकी बनती है। इंटेंस लीचिंग क्या होता है ना, कि यानी कि सॉइल की ऊपरली लेयर का टूट जाना, बह जाना। ठीक है। अब ये क्या है? ये आपकी लेस फर्टाइल सॉइल होती है, ये पुअर होती है क्वालिटी में, और इसके अंदर सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा नहीं होते हैं, बट ठीक है। और ये आपकी हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में पाई जाती है। मेनली आपकी ये साउथ इंडिया जैसे कि केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और वेस्टर्न घाट्स के जोन में यहाँ पर आपकी पाई जाती है। और ये मेनली आपके प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, कैश्यूज़, पाइनएप्पल ऐसी जो प्लांटेशन क्रॉप्स है वहाँ पर उगाने में काम आता है। ये ह्यूमस लैक करती है सॉइल, क्यों? ठीक है, इसीलिए। और ये एसिडिक होती है नेचर में, इसका पीएच है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है। इसके बाद एरिड सॉइल देखें तो ये एरिड सॉइल ब्राउन टू रेडिश कलर की होती है, मेनली वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। जो सॉइल है वो ह्यूमस लैक करती है, और क्या होती है? सैंडी टेक्सचर की होती है। ये प्रॉपर इरिगेशन के बाद इसमें आप यूज़ कर सकते हो कल्टीवेशन के लिए। अगर आपको आगे देखें तो ये क्या होती है? इसके अंदर जो ज़मीन है ना, जो सॉइल के निचले वाले हिस्से पर ये कंकर लेयर होती है। कंकर लेयर यानी कि कैल्शियम कंटेंट है वो नीचे बढ़ता जाता है, जिस वजह से नीचे कंकड़ बनने लग जाते हैं। अगली अगर हम सॉइल देखें तो वो है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो कि हिली और माउंटेन रीजन्स पे पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल कह लो, माउंटेन सॉइल कह लो, वहाँ पर ये पाई जाती है। मेनली हिली एरियाज़ पे पाई जाती है। और ये क्या है ना, जो नीचे वाला एरिया है, जैसे ये माउंटेन है तो माउंटेन के नीचे वाले रीजन पे तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और ऊपर वाले रीजन पे ये कोरस होती है, यानी कि थोड़े मोटे मोटे से कणकर होते हैं। ठीक है, इस तरह से नीचे है। अब ये सारी सॉइल आपने पढ़ ली 6 तरह की। इसके बाद हमने देखा कि सॉइल इरोजन, यानी कि हमने जैसे पहले लैंड देखा, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि लैंड की क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। उसी तरह से सॉइल इरोजन क्या होता है ना, कि सॉइल की टॉप लेयर का टूट जाना, बह जाना, ख़राब हो जाना, इस वजह से सॉइल इरोजन, उसे आप सॉइल इरोजन कहते हो। अब सॉइल इरोजन होने से क्या है ना, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है ना, फिर उससे आप आगे कल्टीवेशन भी नहीं कर पाओगे। तो सॉइल इरोजन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि आपका हो गया वो जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया, अगेन माइनिंग हो गया, है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, इन सब की वजह से आपका हो रहा होता है ना। अब अगर हम नेचुरल देखिए कि नेचुरल क्या क्या कारणों की वजह से हो रहा है, तो जैसे कि विंड, हवा बहुत तेज़ चलती है तो वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले जाती है। पानी आता है तो उसके कारण भी हो जाता है ना। अब अगर हम देखिए, जब क्लेई सॉइल्स होती हैं, यानी कि जब बहता हुआ पानी जब आपका गलीज बना के ऐसे लाइंस में चला जाता है ना, जब मिट्टी को तोड़ता हुआ इतना ज़ोर से बहता हुआ पानी आता है ना कि मिट्टी को वो तोड़ देता है, तो वो गलीज बना देता है ना। उससे क्या होती है, ज़मीन है वो ख़राब हो जाती है, बैडलैंड्स बन जाती हैं, और इस वजह से फिर उस सॉइल में और कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। अब जो चंबल बेसिन है ना, चंबल बेसिन में ऐसी बैड लैंड यानी कि ख़राब ज़मीन को रवाइंस कहा जाता है। ये आप थोड़ा याद रख लेना कि चंबल रीजन है ना, चंबल बेसिन में जो बैड लैंड्स हैं उन्हें रवाइंस कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे हमने सॉइल को लैंड डिग्रेडेशन देखा था और फिर उसके कंजर्वेशन टेक्निक्स देखे थे, उसी तरह से हमने सॉइल इरोजन देख लिया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल एक्टिविटीज़ दोनों की वजह से होता है। उसको कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो उनके कंजर्वेशन का कुछ जो तरीका है, जैसे कि कॉन्टर प्लगिंग। कॉन्टर प्लगिंग क्या है ना, कि जब आप
जो प्लगिंग करोगे अलोंग दी कॉन्टोर लाइन्स, उससे आप कॉन्टोर प्लगिंग कह देते हो। उसके बाद अगर हमने देखा शेल्टर बेल्ट्स, यानी कि ऐसा पूरा खेत है उसके आसपास आप पेड़ ही पेड़ उगा दो। उससे क्या होगा कि जो विंड है, जो हवा है, वो पेड़ सह लेंगे और जो ज़मीन है ना वहाँ की मिट्टी नहीं होगी, जो जड़ें होंगी ना पेड़ की वो भी मिट्टी को बांध के रखेंगी। ठीक है। एक है स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कि जैसे आपका खेत है, खेत में आप क्या करो, ऐसे घास की ना बीच में ऐसे आप स्ट्रिप्स उगा दो, तो क्या होगा ना, ज़मीन सॉइल इरोजन नहीं होगा। एक है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जैसे हिली रीजन्स में की जाती है, जिसमें जैसे ये पहाड़ था, ठीक है, अब उसको आपने काट दिया और ऐसे उस पर स्टेयर्स बना दी, और उस स्टेयर्स पर आप ना यहाँ 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 खेती कर लोगे ना, तो इससे क्या होगा, जब पानी है ना वो बह के नहीं जाएगा और सॉइल इरोजन नहीं होगा। पहले यहाँ पर क्या होता है, जैसे मिट्टी है तो यहाँ से पानी आया और ये सारी सॉइल बहा के ले गया, लेकिन अब क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हो गए, ये पूरा आपका चैप्टर था। ये हमने आधे घंटे में पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है स्टूडेंट्स, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पढ़ा दिया है। अगर आपको समझ आए तो आपको सब्सक्राइब करना मैंडेटरी चीज़ है स्टूडेंट्स, है ना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। आप बताओ कि आपको कौन सी क्लास के कौन से सब्जेक्ट की कौन सी वीडियोस चाहिए। मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। आप बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सी क्लास की, कौन से सब्जेक्ट के, कौन से टॉपिक की कौन सी वीडियो चाहिए। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए पढ़ना है, और अच्छे से आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। और बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।